अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? एक मिनट खामोश। कोर्स लिखते हैं नीचे जो पढ़ा रहे हैं ना वो कोर्स सेक्शन ब्रेक में। हाँ जी सेक्शन ब्रेक ठीक हो गया सर, थैंक यू। पढ़ाएं। अहमद जिया, अहमद जिया, अलिशबा, अलिशबा, आमना जावेद, अनम इम्तियाज, प्रेजेंट सर। अरफा अबरार, अरफा अबरार, आयशा ताहिर, आयशा ताहिर, फराज याकूब, प्रेजेंट। जी अलिशबा। सर मेरी अटेंडेंस भी लगा दें, मेरा नेट इशू था। अलिशबा, यस सर। फराज याकूब, प्रेजेंट सर। गौसिया नारीन, हाफिज मोहम्मद इब्रार, हमजा अली शान, हमजा अली शान, हमजा जावेद, इनायतुल्लाह, इनायतुल्लाह, जुनैद अहमद रब्बानी, यस सर। कलसुम एजाज,
Present, sir. खालिद हुसैन, खालिद हुसैन, साहिबुल नासिर, Present, sir. रसूल, Present, sir. मोहम्मद एजाज, मोहम्मद नसीब, मोहम्मद हसीब, मोहम्मद हसीब शाहिद, मोहम्मद नासिर हुसैन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद कासिम, Yes, sir. मोहम्मद उमर तुफैल, Present, sir. मोहम्मद जुहैब खालिद, मोहम्मद जुहैब खालिद, मुनीबा उस्मान, मुशरफ हुसैन, निदा नदीम, Yes, sir. साद अमजद, साद अमजद, सादिया कयूम, सादिया कयूम, सफा इदरीस, सफा इदरीस, Present, sir. शहबाज अहमद, शाहजेब जमान, शाहजेब जमान, सिदरा नासिर, Yes, sir. नजीर, Sir, Present, sir. excuse me, sir. वकार अनवर, यस सर। वकार आपको कोई फीस वगैरह का इशू है? सर रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही, 20 वाले सबमिट करवा दिए, अभी पोर्टल ही ओपन कर रहे हैं। अपने एडवाइजर से रब्ता करने को यानी क्या इसका सोल्यूशन है? जी सर ठीक हो। जुनैरा जावेद, जुनैरा जावेद, एक नाम को ड्रॉप कर दो। Sir, Aisha Tahir, present. आयशा ताहिर, Present, sir. इसके अलावा कोई स्टूडेंट तो नहीं है जिसकी एब्सेंट? खालिद हुसैन, इसके अलावा? खालिद आपका अटेंडेंस हो गई है? शाहजेब कहाँ पर है? शाहजेब नहीं है। अहमद दिया, अरफा अबरार, हमजा अली शान, हमजा जावेद, इनायतुल्लाह, मोहम्मद हसीब, मोहम्मद जुहैब, मुनीबा उस्मान, साद अमजद, सादिया कयूम, वकार अनवर।
नेक्स्ट क्लास से आप लोगों का क्विज स्टार्ट है और हर क्लास में आप लोगों का क्विज होगा। आप लोगों के टोटल जो है 8 क्विज होने हैं, जिसमें से बेस्ट 5 काउंट होंगे। और आप लोगों का जो स्टूडेंट ऑन कैंपस क्लास लेंगे उनका ऑलमोस्ट हर क्लास में एक क्विज होगा, क्योंकि आप लोगों के पहले 2 जो वीक है वो गुजर चुके हैं। मिड का एक वीक होता है और फाइनल से पहले एक वीक होता है, जिस दौरान आप लोगों का क्विज नहीं होता। तो आप लोगों का टोटल ऑलमोस्ट जो है वो 10 या 11 वीक बचते हैं, जिसमें से हर क्लास में यानी कि एक वीक में हाफ स्टूडेंट आएंगे, उससे नेक्स्ट में फिर हाफ आएंगे। इसलिए आप लोगों के हर क्लास में एक क्विज हो, ठीक है। अगर आप लोगों के 8 क्विज हुए तो उसमें से बेस्ट 5 काउंट होंगे, अगर 7 हुआ तो फिर भी बेस्ट 5 काउंट होंगे, और अगर 5 हुआ तो फिर भी 5 ही काउंट होंगे। इसलिए आप लोगों ने कोई भी क्विज मिस नहीं करना, ठीक है। आप लोगों ने टोटल क्विज जो है अटेम्प्ट करना है। और नेक्स्ट क्लास से ऑनवर्ड वो वाले स्टूडेंट जो ऑनलाइन है वो भी सुन लें। इसके बाद नेक्स्ट वीक में जब भी आप लोगों ने आना है तो आप लोगों का क्विज होगा, हर क्लास में आप लोगों का क्विज होगा। और पहला क्विज सिलेबस वो है जो आप लोगों ने अब तक पढ़ लिया है। जिस तरह आप लोगों की थर्सडे क्लास है तो थर्सडे को आप लोगों का फर्स्ट क्विज है, और फर्स्ट क्विज में आप लोगों का वो सिलेबस है जितना आप लोगों ने अब तक पढ़ा है, उसमें से आप लोगों का क्विज होगा। और जो आज आप लोगों ने पढ़ना है उसमें से आप लोगों का नेक्स्ट वीक में क्विज होगा। यानी कि नेक्स्ट वीक में तो वो वाले स्टूडेंट आएंगे जो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, उनका पहले ये क्विज होगा, उसके साथ ही उससे नेक्स्ट क्लास में ये वाला जो आज वो पढ़ेंगे, फिर आप लोगों का उससे नेक्स्ट वीक में, ठीक है। और यानी कि आप लोग एक वीक आओगे तो एक वीक में आप लोगों को 2 क्विज होने। इसी तरह ऑनलाइन वाले जिस वीक में आएंगे तो उनके भी एक वीक में 2 क्विज होंगे, ठीक है। ओके सर। अब किसी ने ये नहीं कहना कि मुझे बताया नहीं था, मुझे पता नहीं था कि क्विज होना है या नहीं होना है। इस वीक में वो वाले स्टूडेंट जिनका ऑनलाइन सिस्टम है वो यहाँ पर आकर क्विज देंगे। नेक्स्ट वीक में फिर नेक्स्ट वाले, यानी कि थर्ड है तो ऑड वाले स्टूडेंट होंगे तो ऑड वालों का इस वीक में क्विज होगा, इवन वालों का नेक्स्ट वीक में क्विज होगा, मंडे को भी और थर्सडे को भी। जी लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल दिए थे कि जो आप लोगों ने सॉल्व करना थे। ये है? यस सर। यस सर, कर लिया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर, इजी है अभी तो फिलहाल। सर हमें कंफ्यूजन है, आप एक दफा काइंडली दोबारा कर दें। सॉरी लाइबा। सर न्यूमेरिकल्स की हमें सही तरीके से समझ नहीं आई। खुद ट्राई करने की कोशिश की थी लेकिन ना थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। और मैंने आप लोगों को काउंसलिंग आर्ट जो है वो भी शेयर किए हुए, उसमें आप फिर सर जो आपकी भी आवाज नहीं आ रही। वो पूछ सकते हो। जहाँ पर जस्ट अगर कोई पॉइंट मिस हो जाता है वो क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट लेक्चर या इस तरह की जो चीजें डिस्कस करने के लिए हैं वो काउंसलिंग आवर में आप लोगों ने करनी है। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच। क्योंकि अगर उन्हीं पॉइंट्स को दोबारा से रिपीट करेंगे तो आप लोगों का कोर्स जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। और आप लोगों की क्लास जो लैब है वो डिवीजन के साथ आप लोगों ने मेल कर दी है कि जिस स्टूडेंट ने किस लैब में आप लोगों की परफॉर्मेंस होगी वो सेक्शन और टाइमिंग आप लोगों को मेल कर दी है। जी सर जी ऐसी वगैरह कि हर थर्सडे को 8 से 10:30 बजे होगी। मेल में मैंने की हुई है कि किस वक्त होगी। जी वो मैंने आपसे पूछा था टाइमिंग तो 8 से 10:30 था, तो सर ये ऐसा नहीं हो सकता है कि जो उस वक्त ऑन कैंपस और उन्हीं की ही लैब हो? असल में लैब ऑन कैंपस है सर वही कह रहे ना अभी जो भी लैब के स्टूडेंट हैं वो सारे लैब अटेंड करेंगे। सर रिपीट कीजिएगा। ऑन
कैंपस का मतलब है कि जितने भी लैब के स्टूडेंट हैं वो सारे लैब को अटेंड करेंगे। ओके सर। सर मेरा बात करने का मतलब ये है कि अभी ऑन कैंपस कह रहे ना आप लैब है हमारी, तो आपने जो मेल भेजी वो सबको भेजी है, जो जितने और ये इवेंट उनको भेजी हुई मेल आपने? मैंने सभी को यानी कि किया हुआ है, मेल जो है वो सभी को की हुई है। ठीक हो गया सर, थैंक यू। सर मेरा अटेंडेंस लगाने कनेक्शन एरर था तो कनेक्ट नहीं हो रहा था। अर्फा बाद में दोबारा से आपकी लास्ट में अटेंडेंस दोबारा से मैं कॉल करूंगा, वो वाले स्टूडेंट जो एब्सेंट है वो अगर होंगे तो उनकी प्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है सर। न्यूमेरिकल कौन सा था? 9.15। एक न्यूमेरिकल है 9.15। स्टूडेंट कहते हैं इसमें इशू आ रहा है। इस न्यूमेरिकल के अंदर आप लोगों के पास इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम गिवन है। अगर आप लोग इसका डिफरेंस कैलकुलेट करते हो, इसमें इनिशियल वॉल्यूम जो है वो 12 लीटर है, फाइनल वॉल्यूम जो है 18.0 लीटर है। तो आप लोगों के पास डेल्टा बी की वैल्यू जो हासिल होगी वो 18 - 12 यानी कि 6 के इक्वल होगी। जिस वक्त आप लोग वर्क कैलकुलेट करते हो तो उस कंडीशन में इक्वेशन आप लोगों के पास हासिल होती है -P डेल्टा बी, और यहाँ पर प्रेशर गिवन है जो कि एक्सटर्नल है, जिसकी वैल्यू 0.975 ATM। जिस वक्त आप दोनों को 0.975 को मल्टीप्लाई करते हो 6 से तो आप लोगों के पास वैल्यू हासिल होती है 5.85 ATM लीटर। जिस वक्त आप इस ATM लीटर को कन्वर्ट करोगे जाउल में तो आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 101 से, और जिस वक्त आप लोग इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आप लोगों के पास वैल्यू हासिल होती है 592.75 जाउल। दूसरी साइड पर आप लोगों के पास वॉल्यूम गिवन है जिसके मुताबिक वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये न्यूमेरिकल के अंदर ही गिवन है। यहाँ पर एच वो कहता है कि हाइट है और जिसकी आर जो है वो रेडियस है। आर रेडियस जो है ये बी पार्ट में गिवन है जिसकी वैल्यू 17.0 सेंटीमीटर है। सॉरी ये डायामीटर गिवन है। यहाँ पर आर रेडियस है। जिस वक्त डायामीटर गिवन हो तो आप लोग उसको रेडियस में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि रेडियस जो है हाफ ऑफ डायामीटर होता है। आप लोगों ने डायामीटर की वैल्यू यानी कि 17 को 2 से डिवाइड करना है तो आप लोगों के पास रेडियस यानी कि आर की वैल्यू हासिल होगी। जिस वक्त 17 को डिवाइड करते हैं 2 से तो आप लोगों के पास 8.5 सेंटीमीटर रेडियस हासिल होता है। आप लोगों के पास वॉल्यूम की इक्वेशन है B इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू आप लोगों को पता है 22.314 और आर की वैल्यू आप लोगों के पास 8.5, इसका स्क्वायर लेना है और एस की वैल्यू गिवन है। सॉरी एच यहाँ पर कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम आप लोगों ने कैलकुलेट किया है जो लास्ट में आप लोगों के पास वैल्यू हासिल हुई। तो उस कंडीशन में यहाँ पर वैल्यू जो आप लोगों के पास वॉल्यूम की गिवन है वो लीटर में है। आप या 1 लीटर जो है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है और 1 डेसीमीटर क्यूब जो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो आप लोगों ने लीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब में, और जिस वक्त आप लोग सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हो तो उस कंडीशन में वॉल्यूम की वैल्यू आप लोगों के पास जो आप लोगों ने पहले डिफरेंस कैलकुलेट किया है, जो आप लोगों के पास 6 आया था, 6 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वॉल्यूम की वैल्यू 6000 सेंटीमीटर क्यूब आती है। जिस वक्त आप लोग बी की वैल्यू आप लोगों के पास गिवन है, पाई की वैल्यू आप लोगों के पास गिवन है, रेडियस की वैल्यू आप लोगों के पास गिवन है, आप लोगों ने एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो
तो H इक्वल टू B डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। B की वैल्यू होगी 6 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय 1000 और पाई की वैल्यू होगी 3.14। रेडियस की वैल्यू R की वैल्यू 8.5 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आप लोगों के पास H की वैल्यू हासिल होगी और उसका यूनिट जो है वो सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आप लोगों ने पहले वॉल्यूम और हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखा है, इसलिए यहाँ पर H की वैल्यू जो है वो आप लोगों के पास सेंटीमीटर में हासिल होगी। ठीक है, इसके अलावा 9.51 सॉल्व हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का इंथाल्पी। इंथाल्पी हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंथाल्पी, यानी कि सिस्टम के अंदर जितनी भी हीट की चेंज होती है या सिस्टम की जितनी भी हीट है उसको हम इंथाल्पी कहते हैं, या उसमें जो भी चेंज आता है। जब भी आप लोग सिस्टम पर वर्क करते हो या सिस्टम वर्क करता है तो आप लोगों ने देखा था दो तरह से वर्क होता है, या तो हीट रिलीज होती है या ऑब्जॉर्ब होती है। इसके साथ कुछ वर्क या तो सिस्टम पर होता है या सिस्टम वर्क करता है, जिसके मुताबिक हम डेल्टा ई यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम की कैलकुलेट करते हैं, और वो इक्वल होती है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा बी के। अगर आप लोगों के पास प्रेशर गिवन हो, वॉल्यूम चेंज गिवन हो और हीट गिवन हो तो आप लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरह इंथाल्पी जो है वो इक्वल होती है डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा बी के, यानी कि इंटरनल एनर्जी में जो भी चेंज आता है प्लस सिस्टम पर वर्क होता है या सिस्टम जो वर्क करता है उसके सम के इक्वल हमारे पास इंथाल्पी हासिल होती है, यानी कि सिस्टम के अंदर जितनी भी हीट चेंज होती है उसको हम इंथाल्पी कहते हैं, और वो इक्वल होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन पे। इसका मतलब है कि H इंथाल्पी इक्वल होगी इंटरनल एनर्जी के प्लस वर्क के, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो इक्वल होती है Q यानी कि हीट के प्लस वर्क डन के। अब आपके पास दो कंडीशन होती है, एक कंडीशन में आप लोग प्रेशर को कांस्टेंट रखते हो, दूसरी कंडीशन में आप लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हो। जिस वक्त आप लोगों के पास इंथाल्पी कैलकुलेट करते हो और उस कंडीशन में अगर आप लोग इंथाल्पी में चेंज आता है, इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो सकती है और ये भी हो सकता है उसका वॉल्यूम भी सिस्टम का चेंज हो रहा हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा PV, यानी कि इस कंडीशन में प्रेशर भी चेंज हो सकता है, वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है। अब मोस्टली जब भी हम इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सिस्टम क्लोज्ड होता है, या ये कह लो कि आप लोगों का एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है। जिस वक्त प्रेशर कांस्टेंट होगा तो उसका मतलब है कि P की वैल्यू तो फिक्स होगी, आप लोगों के पास चेंज की जो चेंज हासिल होगा वो जस्ट वॉल्यूम के अंदर हासिल होगा। तो इसलिए आप लोग P के साथ डेल्टा का वर्ड यूज नहीं करते हैं, ना ही आप लोग जिस वक्त इक्वेशन लिखते हो तो उस कंडीशन में भी इसके साथ डेल्टा यूज नहीं करते, क्योंकि प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होती। लेकिन वॉल्यूम जो है सिस्टम का चेंज होता है, इसलिए डेल्टा हम वॉल्यूम के साथ इंडिकेट करते हैं। इसके बाद दो कंडीशन है, जिस वक्त प्रेशर कांस्टेंट हो या वॉल्यूम कांस्टेंट हो। अगर आप लोगों के पास वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो उस कंडीशन में हम डेल्टा H के साथ स्मॉल b यूज करते हैं। b इंडिकेट करता है कि इस इक्वेशन के अंदर, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आप लोगों ने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा हुआ है, और अगर आप लोग इसके साथ स्मॉल p यूज करते हैं तो वो इंडिकेट करता है कि आप लोगों ने इस केमिकल इक्वेशन के अंदर प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है। अगर सपोज ये आप लोगों के पास इक्वेशन है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा B, अगर
इसी इक्वेशन को, एक आप लोगों ने पहले इक्वेशन पढ़ी है जिसके मुताबिक डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा बी के इक्वल होता है। अगर आप लोग उस इक्वेशन को रीअरेंज करते हो, रीअरेंज करने के बाद आप लोगों के पास ये इक्वेशन जो है जिसमें इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करते हो, तो ये इक्वेशन इधर जाती है, यानी कि माइनस पी डेल्टा बी इक्वेशन के इधर जाकर दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो जाता है। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा बी, कोई चेंज तो नहीं है, और यही इक्वल है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा बी के। इसका मतलब है कि जिस वक्त चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन सेम होगा तो उस कंडीशन में एंथैल्पी चेंज इक्वल होगी क्यू के, यानी कि हीट के। ठीक है, एंथैल्पी चेंज जो है वो हीट के इक्वल होगी। और जिस वक्त आप लोग, इसका मतलब है कि डेल्टा ई की जगह पर हम क्यू की वैल्यू पुट कर सकते हैं, और क्यू अगर आप लोगों के पास प्रेशर कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में आप लोग डेल्टा एच के साथ स्मॉल पी यूज करते हैं, या क्यू के साथ स्मॉल पी की एब्रीविएशन यूज करते हैं। स्मॉल पी इंडिकेट करता है कि आप लोगों के पास इस एक्सपेरिमेंट के दौरान प्रेशर कांस्टेंट रहा है। जिस वक्त आप लोगों के पास प्रेशर कांस्टेंट होगा तो उस कंडीशन में इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आएगी और इसके साथ वर्क भी हो सकता है। इसका मतलब है कि इस दौरान जिस वक्त आप लोगों ने प्रेशर कांस्टेंट रखा है उस दौरान इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो सकती है और साथ में इसके वर्क भी हो सकता है। ठीक है, इसके साथ दूसरी कंडीशन है कि जिस वक्त आप लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हो, जिस वक्त आप लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये जो वैल्यू है वो जीरो होगी, यानी कि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम जो है वो सेम है, और जिस वक्त आप लोग दोनों का माइनस यानी कि डिफरेंस कैलकुलेट करते हो तो वो आप लोगों के पास जीरो हासिल होता है। जिस वक्त वॉल्यूम सिस्टम का कांस्टेंट होगा तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास डेल्टा डी की वैल्यू जीरो हासिल होगी, और जिस वक्त डेल्टा डी की वैल्यू जीरो होगी तो आप लोग 30 से अगर जीरो को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों के पास वैल्यू जीरो ही हासिल होती है। इसका मतलब है कि चेंज इन वॉल्यूम अगर जीरो है तो उस कंडीशन में वर्क नहीं होगा। जितनी भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगी वो एंथैल्पी चेंज के इक्वल होगी। आप लोग ये भी कह सकते हो जितनी भी हीट में इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगी वो हीट के इक्वल होगी, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एंथैल्पी जो है वो हीट के इक्वल है। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जिस वक्त वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल होगी या हीट के इक्वल होगी। जितनी भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगी वो हीट की ट्रांसफॉर्मेशन में आप लोगों के पास हासिल होगी, वर्क नहीं होगा। जिस तरह आप लोगों के पास क्लोज सिस्टम होता है जिसमें कवर जो है मूव नहीं कर सकता, तो उस कंडीशन में हीट सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में मूव कर सकती है, लेकिन सिस्टम ओवरऑल ना ही सिस्टम पर वर्क होता है ना ही सिस्टम वर्क करता है। तो ये वो एग्जांपल है जिस दौरान वॉल्यूम कांस्टेंट है, और इसकी इंडिकेशन भी आप लोग केमिकल इक्वेशन के जरिए फाइंड आउट कर सकते हो। जिस तरह लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि चेंज इन वॉल्यूम आप लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बेस पर कैलकुलेट कर सकते हो, और वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अगर दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम आते हैं तो उस कंडीशन में वॉल्यूम चेंज नहीं होता, जिसकी वजह से डेल्टा V की वैल्यू जीरो आती है और उस कंडीशन में वर्क जीरो के इक्वल होता है। और अगर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डिफरेंट होंगे तो उस कंडीशन में वॉल्यूम में चेंज आएगा, और उस कंडीशन में आप लोगों के पास वर्क होगा, और वो वर्क एक्सपेंशन की फॉर्म में भी हो सकता है, कंप्रेशन की फॉर्म में भी हो सकता है। अगर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कम हो और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वर्क एक्सपेंशन की फॉर्म में होगा। और अगर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो
और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स कम हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास कंप्रेशन की फॉर्म में वर्क और दोनों फॉर्म में आप लोगों के पास वर्क हासिल होगा और उसके जरिए जिस वक्त सिस्टम पर वर्क होता है या सिस्टम वर्क करता है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इंथैल्पी चेंज जो है वो इक्वल होगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के प्लस वर्क डन या ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। ठीक है, और ये कैलकुलेशन आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से। जिस तरह आप लोगों ने एक इक्वेशन स्टडी की है जिसके मुताबिक जनरल गैस इक्वेशन जिसको आप लोग कहते हो, जिसके मुताबिक PV इज इक्वल टू nRT के इक्वल होती है। अगर आप लोग चेंज यूज करते हो, चेंज का वर्ड यूज करते हो, तो जिस तरह आप लोगों ने अभी स्टडी किया था कि जब भी हम चेंज कैलकुलेट करते हैं तो उस कंडीशन में प्रेशर कांस्टेंट होता है, सिर्फ वॉल्यूम में चेंज आता है। जब भी आप लोग केमिकल रिएक्शन या ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो जिसमें आप लोग एंथैल्पी कैलकुलेट करते हो या इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करते हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है और इसके साथ प्रेशर भी कांस्टेंट होता है। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास चेंजिंग कहाँ हासिल होती है, या तो वॉल्यूम चेंज होगा या उसका नंबर ऑफ मोल्स जो है वो चेंज होंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स चेंज किस तरह होते हैं वो आप लोगों का रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। जनरल गैस इक्वेशन के मुताबिक PV इज इक्वल टू nRT, और जिस वक्त आप लोग चेंज का वर्ड यूज करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट आएगी और चेंज इन वॉल्यूम होगा। तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन बनती है P डेल्टा V इज इक्वल टू, यहाँ पर R जो है वो जनरल गैस कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि उसकी फिक्स वैल्यू है, उसमें भी चेंजिंग नहीं आएगी, और टेम्परेचर मैंने आप लोगों को बताया है वो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास केमिकल इक्वेशन के अंदर सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स के चेंजिंग हासिल होती है। जब भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स चेंज होते हैं, और इसी वैल्यू को अगर आप लोग इंथैल्पी की इक्वेशन में पुट करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इंथैल्पी चेंज इक्वल होती है डेल्टा E प्लस डेल्टा nRT के। इसका मतलब है कि इंथैल्पी चेंज जो है वो भी डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स के चेंज होने पर और इंटरनल एनर्जी के चेंज होने पर, और ये चेंज नंबर ऑफ मोल्स जो है आप लोगों को चेंज इन वॉल्यूम के कैलकुलेशन में हेल्प करते हैं। इसका मतलब है कि चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों को इंथैल्पी की कैलकुलेशन में भी हेल्प करते हैं, इंटरनल एनर्जी की कैलकुलेशन के लिए भी हेल्प करते हैं, वर्क की कैलकुलेशन के लिए भी हेल्प करते हैं, और ये भी साथ में बताते हैं कि आप लोगों का रिएक्शन जो वर्क है वो एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है। और वो किस तरह पता चलता है, वो आप लोगों के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स की बेस पर पता चलता है कि आप लोगों के पास रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है या प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। और जिस वक्त आप लोग उनका डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोग कहते हो कि आप लोगों के पास चेंज इन वॉल्यूम हासिल हुआ है, और जिस वक्त चेंज इन वॉल्यूम हासिल होगा तो इसका मतलब है कि वर्क होगा, और जिस वक्त वर्क होगा तो इसका मतलब है कि इंथैल्पी जो है, इंथैल्पी चेंज वो इक्वल होगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के और वर्क के, और अगर वर्क नहीं होता तो उस कंडीशन में चेंज इन इंथैल्पी इक्वल होगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। ठीक है, इस कंडीशन में हम ये भी कह सकते हैं अगर सिस्टम होता वर्क करता है तो उस कंडीशन में इंटरनल एनर्जी जो है वो इक्वल होगी। अगर इंथैल्पी में से हम वर्क डन को माइनस करते हैं तो वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगी। इसका मतलब है कि ये वैल्यू इंटरनल एनर्जी से ज्यादा है, क्योंकि बैलेंस का मतलब है कि दोनों साइड पर आंसर सेम आना चाहिए। अगर इधर 10 है तो इधर भी 10 आना चाहिए। ठीक है, जिस वक्त सपोज इधर 10 है, यहां से अगर आप लोग 10 लिखते हैं तो उसमें से कुछ वैल्यू माइनस भी कर रहे हैं इस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक। अगर ये 10 है तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू 10 से लेस होगी, जो कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं करती है। ठीक है,
इसलिए हम कहते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज इन इंथैल्पी के या तो कम होगी या ज्यादा होगी, और वो किस पर डिपेंड कर रही है? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स पर। अगर चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स प्लस में है तो उस कंडीशन में यहाँ पर साइन माइनस का होगा। अगर चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स नेगेटिव में है तो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास प्लस का साइन होगा, और उस कंडीशन में आप लोगों के पास डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस आर टी डेल्टा एन होगी। इसका मतलब है कि इंथैल्पी में हम कुछ ऐड करते हैं तो उसके बाद इंथैल्पी की वैल्यू इंटरनल एनर्जी के इक्वल होती है। अगर वो ऐड नहीं करते तो उस कंडीशन में इंटरनल एनर्जी ज्यादा है और इंथैल्पी की वैल्यू कम। ठीक है, इसका मतलब है केमिकल इक्वेशन ये जो आपके पास इक्वेशन शो हो रही है इसके जरिए आप लोग ये बता सकते हो कि इंटरनल एनर्जी कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। इंथैल्पी से इंटरनल एनर्जी का कंपैरिजन क्या है कि दोनों इक्वल अमाउंट में है या इंटरनल एनर्जी कम है इंथैल्पी ज्यादा है, या इंथैल्पी कम है या इंटरनल एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, और वो आप लोगों को किस तरह पता चलता है? केमिकल इक्वेशन से। इसका मतलब है कि आप लोगों जब भी केमिकल इक्वेशन लिखनी है आप लोगों ने तो उस कंडीशन में आप लोगों ने उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस लाजमी करना है। अगर आप लोग बैलेंस नहीं करोगे तो इसका मतलब है कि ये वाले जो बाकी फैक्टर आप लोग स्टडी कर रहे हो जिसमें आप लोग इंथैल्पी कैलकुलेट करते हो, इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करते हो, वर्क कैलकुलेट करते हो और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हो, चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करते हो, वो टोटल ही आपके गलत होते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने जब भी केमिकल इक्वेशन लिखनी है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उस कंडीशन में आप लोगों ने लाजमी आप लोगों ने उसको बैलेंस करना है। ये हम लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को स्टडी कर रहे हैं कि क्यों कंपलसरी है कि आप लोग लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को फॉलो करते हो। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट ये कहते हैं ना कि हमने केमिकल इक्वेशन लिखी है लेकिन बैलेंस नहीं किए तो सर हमारे नंबर ना काटे। ये सारे फैक्टर फिर गलत हो जाते हैं, आप इनको कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, जिस तरह अभी आप लोगों को बताया कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल होता है और डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा बी के, तो इस कंडीशन में आप लोगों के पास इक्वेशन जो है वो इक्वल होती है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा बी। और अगर इस वैल्यू को दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं तो उस कंडीशन में इक्वेशन आप लोगों के पास क्यू यानी कि हीट इक्वल होगी डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा बी। इस कंडीशन में अगर आप लोग वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हो, कांस्टेंट अप्लाई करते हो तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, इसका मतलब है इसकी वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, जिस वक्त डेल्टा बी की वैल्यू जीरो होगी तो जीरो को प्रेशर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास जीरो ही हासिल होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में कांस्टेंट वॉल्यूम की बेस पर क्यू हीट जो है वो इक्वल होगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के, और इस कंडीशन में कोई वर्क नहीं होगा। इसी तरह जिस वक्त आप लोग प्रेशर कांस्टेंट रखते हो तो उस कंडीशन में प्रेशर जो है आप लोगों ने क्यू के साथ स्मॉल पी यूज करना है, जो इंडिकेट कर रखा है इस इक्वेशन के अंदर आप लोगों ने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है। जिस वक्त प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उस कंडीशन में वॉल्यूम चेंज होता है। ठीक है, इसका मतलब है उस कंडीशन में इंटरनल एनर्जी जो है वो भी चेंज होती है और इसके साथ वर्क भी होता है क्योंकि वॉल्यूम चेंज होता है। और उस कंडीशन में आप लोगों के पास जो इक्वेशन बनती है वो क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा बी होती है। इसका मतलब है अगर आप लोगों के पास इक्वेशन गिवन हो, कोई न्यूमेरिकल गिवन हो और आप लोगों से कहा जाए कि इस कंडीशन में डेल्टा बी की वैल्यू कांस्टेंट है और आप लोगों से कहा जाएगा तो जहां पर क्यू की वैल्यू गिवन है और आप लोगों से कहा जाए कि इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करो तो किस तरह कैलकुलेट करोगे? जो क्यू की वैल्यू है वही चेंज इन इंटरनल एनर्जी की होगी, डायरेक्ट आप उसको बता सकते हो। ठीक है, और अगर आप लोगों से कहा जाए कि केमिकल इक्वेशन गिवन है और उसके साथ आप लोगों से कहा जाए कि आप लोगों ने हीट कैलकुलेट करनी है और आप लोगों के पास प्रेशर कांस्टेंट है
तो उस कंडीशन में आप लोगों ने चेंज इन इंटरनल एनर्जी को प्लस करना है वर्क डन, और वर्क डन किस तरह कैलकुलेट करते हैं वो लास्ट टाइम जिस तरह आप लोगों ने परफॉर्मेंस की, ठीक है। और इस कंडीशन में आप लोगों ने ये चीज, इस चीज का खास ख्याल रखना है कि इंटरनल एनर्जी का यूनिट क्या है। जो इंटरनल एनर्जी का यूनिट होगा उसी यूनिट के मुताबिक आप लोगों ने वर्क डन को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर अगर इंटरनल एनर्जी जाउल में गिवन है तो आप लोगों ने वर्क डन को भी जाउल में कन्वर्ट करना है। और अगर आप लोगों के पास इंटरनल एनर्जी किलो जाउल में गिवन है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने वर्क डन को भी किलो जाउल में पहले कन्वर्ट करना है, उसके बाद इंटरनल एनर्जी में ऐड करना है, क्योंकि जिनका यूनिट सेम होगा उनको ही हम ऐड या माइनस कर सकते हैं, जिनका यूनिट सेम नहीं होगा उनको हम प्लस या माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। जब भी न्यूमेरिकल आप लोगों ने सॉल्व करना है तो उसके लिए आप लोगों ने सबसे पहला ख्याल यही रखना है कि दोनों का यूनिट सेम हो, उस कंडीशन में ही आप लोगों ने प्लस माइनस वैल्यू को करना है। अदरवाइज डायरेक्ट ही करोगे तो उस कंडीशन में आप लोगों की वैल्यू सेम नहीं होगी, ठीक है। चेंज इन, जिस तरह आप लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करते हो वो इक्वल होती है फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी के। इसी तरह चेंज इन इंथैल्पी को कैलकुलेट करने के लिए भी आप लोग यही फार्मूला यूज करते हो, यानी कि फाइनल वैल्यू ऑफ इंथैल्पी माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ इंथैल्पी, और वो इक्वल होगी डेल्टा यू डेल्टा एच के, और वो इक्वल होती है प्रोडक्ट हीट ऑफ या इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अगर वो वैल्यू प्रोडक्ट के इंथैल्पी ज्यादा है और रिएक्टेंट की इंथैल्पी कम है तो उस कंडीशन में डेल्टा एच की वैल्यू आप लोगों के पास प्लस में हासिल होगी, और अगर आप लोगों के पास इंथैल्पी प्रोडक्ट की कम है और रिएक्टेंट की ज्यादा है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव में हासिल होगी। इसके साथ दूसरा है कि आप लोगों ने जब भी केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो उस दौरान आप लोगों ने उसकी फिजिकल स्टेट जो है वो भी शो करनी है। अगर आप लोग उसकी फिजिकल स्टेट शो नहीं करोगे तो उस बेस पर आप लोग एनर्जी जो है उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, ना ही एग्जैक्ट बता सकते, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर आप लोगों के पास गैस है, सपोज प्रोपेन गैस है, इसको आप लोग बर्न करते हो ऑक्सीजन के साथ, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है और वाटर बन रहा है, दोनों की कंडीशन सेम है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के पास इंथैल्पी चेंज की वैल्यू जो है वो माइनस 2044 किलो जाउल हासिल होती है, लेकिन इस केस में आप लोगों के पास इंथैल्पी चेंज 2220 किलो जाउल हासिल होती है। अब इसकी रीजन कोई बता सकता है? सर आई थिंक इसका ये है कि जो सेकंड इक्वेशन है ना सर उसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, मतलब वॉल्यूम इतना चेंज नहीं हुआ। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें चेंज इन वॉल्यूम हुआ है, जिसकी वजह से वो हमें जो हीट देनी पड़ी है, चेंज इन इंथैल्पी है वो बहुत ही ज्यादा है। जिस वक्त आप लोग सॉलिड से गैस में, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं तो उस कंडीशन में आप लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी प्रोवाइड का मतलब है कि डेल्टा एच की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर जो आप लोगों के पास केमिकल इक्वेशन गिवन है, एक साइड पर आप लोगों के पास वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में और दूसरी इक्वेशन में आप लोगों के पास गैस फॉर्म में, ठीक है। इसका मतलब है कि जिस वक्त आप लोगों ने लिक्विड से गैस फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने एनर्जी जो है वो सप्लाई की है, प्रोवाइड की, और उसी की वजह से आप लोगों के पास चेंज इन इंथैल्पी जो है उसकी वैल्यू भी डिफरेंट हासिल होती है। और ये इसीलिए आप लोगों को कहते हैं कि जब भी आप लोगों ने केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने उसको बैलेंस करना है और उसके साथ उसकी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो भी लिखना है, तो वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है या गैस फॉर्म में। उसकी बेस पर ही आप लोग इंथैल्पी चेंज, इंटरनल एनर्जी वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो। अगर उसको नहीं लिखोगे तो उस कंडीशन में आप लोग एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते।
ठीक है। इसके बाद है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एंड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। वो एनर्जी जो आप लोगों को रिक्वायर होती है कि आप लोगों के पास मटेरियल सॉलिड फॉर्म में है और उसको आप लोगों ने मेल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जिस तरह आप लोगों के पास आइस है, सॉलिड फॉर्म में है, आप लोगों ने इसको सॉलिड फॉर्म से कन्वर्ट करना है लिक्विड फॉर्म में। तो उस दौरान जो इंथैल्पी चेंज होती है उसको हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। जो भी इंथैल्पी में चेंज आता है जो रिक्वायर होती है किसी भी सॉलिड मटेरियल को मेल्ट करने के लिए, उसको हम उस सिस्टम की इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं। दूसरा है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन वो हीट है जो रिक्वायर होती है लिक्विड फॉर्म को गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। इसी तरह इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन वो अमाउंट ऑफ हीट है जो रिक्वायर है किसी भी सॉलिड मटेरियल को डायरेक्ट गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। और यहाँ पर कांस्टेंट इसमें लिखा हुआ है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब है कि आप लोगों ने इस दौरान जब भी टेम्परेचर अप्लाई किया है वो सेम होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर आप क्वेश्चन सर के जो पिछली जो डेफिनेशंस थी उसमें सर एक शर्त थी कि टेम्परेचर भी चेंज ना हो, तो ये तो सर इम्पॉसिबल है कि टेम्परेचर भी चेंज ना हो और स्टेट भी चेंज हो जाए। मतलब सर टेम्परेचर का मतलब है कि ये वाला आप लोगों के पास रिएक्शन है इस साइड पर, और इस साइड पर जो भी टेम्परेचर यानी कि चेंज आता है डेल्टा टी जो हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने ये तो पढ़ा है ना टेम्परेचर जो है ये मॉलिक्यूल जो है वो भी मूवमेंट शो कर रहे होते हैं। ठीक है, या ये कह लो टेम्परेचर यहाँ पर बेसिकली एनर्जी है कि इनकी एनर्जी और प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी बेसिकली डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। ठीक है, और टेम्परेचर यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग का जितना भी आप लोगों के पास या जो भी केमिकल इक्वेशन रिएक्शन हो रहा है उस दौरान काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सेम रहनी चाहिए। और वो किस वक्त सेम रहेगी? जिस वक्त आप लोगों का सिस्टम का टेम्परेचर सेम रहेगा। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन टोटल एनर्जी लास्ट टाइम जो हमने स्टडी किया था उसके मुताबिक टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। ठीक है, यहाँ पर वो यही कहना चाह रहा है कि आप लोगों ने रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रखनी है। ये नहीं करना कि आप लोग जिस वक्त मजीद टेम्परेचर प्रोवाइड करो और प्रोवाइड करने के बाद इसकी एनर्जी प्रोडक्ट की जो है वो ज्यादा हो जाए रिएक्टेंट की कम हो जाए। इसलिए आप लोगों ने ड्यूरिंग रिएक्शन टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है ताकि इनकी टोटल एनर्जी जो है वो चेंज ना हो। इसके बाद जिस वक्त आप लोग सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो तो उस कंडीशन में आप लोग उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हो, क्योंकि इस दौरान आप लोग उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उसको डिक्रीज कर रहे हो, और डिक्रीज किस तरह करते हैं वो आप लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हो। और वो एनर्जी जो है डोमिनेट आएगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर, तो उस कंडीशन में सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। अगर वो एनर्जी कम होगी यानी कि उस कंडीशन में अगर आप लोग कम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो उस कंडीशन में वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगे। इसी तरह जिस वक्त आप लोग लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो उस कंडीशन में भी आप लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हो यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हो। और जिस वक्त वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनकी मूवमेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डोमिनेट आएंगे तो उस कंडीशन में ही स्पीशीज जो है लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगी, अदरवाइज वो लिक्विड फॉर्म में ही मौजूद रहेगी। जिस वक्त आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में चेंज इन इंथैल्पी कम होती है,
और जिस वक्त आप लोग लिक्विड को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में चेंज इन एंथैल्पी Qn की निस्बत ज्यादा होती है, यानी कि ज्यादा आप लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है। और जिस वक्त आप लोग सॉलिड को डायरेक्ट वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो वो एनर्जी इन दोनों के सम के इक्वल होती है, क्योंकि आप लोग सॉलिड फॉर्म को डायरेक्ट ही गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, यानी कि एक स्टेप को दरमियान से मिस कर रहे हो। इसका मतलब है कि उस दौरान आप लोगों को ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है। इसी बेस पर हम कहते हैं चेंज इन एंथैल्पी सब्लिमेशन की इक्वल होती है चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग फ्यूजन प्लस चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग वेपराइजेशन। दोनों का सम, फ्यूजन और वेपराइजेशन का सम जो है इक्वल होता है चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग सब्लिमेशन। ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं है? सर ये तो क्लियर हो गया, मगर वो जो कॉन्स्ट्रेंट है ना चेंज इन टेम्परेचर वाली, सर उसका सर कुछ मतलब अगर सर हमारे पास आइस है तो उसके टेम्परेचर होगा -4 या 0 डिग्री। जब वो हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तब लिक्विड का टेम्परेचर होगा 3 डिग्री। तो सर चेंज इन टेम्परेचर तो आ गया। सॉरी, जब सर अगर हमारे पास आइस होगी तो आइस का टेम्परेचर होगा -3 या 0। तो जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा वाटर तो फिर तो सर उसका टेम्परेचर होगा 3 डिग्री या 4 डिग्री। तो सर वो चेंज इन टेम्परेचर तो आ गया। तो ये तो इम्पॉसिबल है सर कि चेंज इन टेम्परेचर ना आए और वो कन्वर्ट भी हो जाए फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ये हम फिजिकल चेंज की बात कर रहे हैं, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस में जो चेंज आता है। लास्ट टाइम जो हम स्टडी कर रहे थे वो जस्ट वो अमाउंट ऑफ हीट थी जो रिक्वायर होती, इसमें और उसमें डिफरेंस है। यहाँ पर हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। जिस वक्त हम चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं तो उस कंडीशन में टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है, उस कंडीशन में हम चेंज नहीं करते। अगर आप लोग टेम्परेचर चेंज करते हो तो उस कंडीशन में जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, उसी तरह वहां पर भी आप लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि आप लोगों के पास हीट ऑफ फ्यूजन है या हीट ऑफ वेपराइजेशन है या हीट ऑफ सब्लिमेशन है। इसीलिए वहां पर कांस्टेंट टेम्परेचर का वर्ड यूज किया है कि आप लोगों ने फिक्स टेम्परेचर के दौरान आप लोगों ने इसकी कैलकुलेशन करनी। अगर आप लोगों के पास सभी के टेम्परेचर 20 है तो आप लोगों ने हर कंपाउंड के लिए जो कैलकुलेशन करनी है वो 20 के लिए ही करनी, क्योंकि हर सॉलिड मटेरियल की हीट ऑफ फ्यूजन सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है। इसी तरह हर लिक्विड की हीट ऑफ वेपराइजेशन सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है। जिस तरह वाटर है और मेथनॉल है, वाटर को जिस वक्त आप लोग लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो उस कंडीशन में उसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं। इसका मतलब है उसकी एंथैल्पी चेंज जो है वो डिफरेंट होगी और मेथनॉल की डिफरेंट होगी। इसीलिए जब भी आप लोग एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करते हो डिफरेंट स्पीशी के दौरान तो उस कंडीशन में आप लोगों ने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख कर फिर उसकी कैलकुलेशन करनी होती है। ओके सर। इसके बाद है न्यूमेरिकल, कि अगर आप लोगों के पास 3 चीजों में से 2 चीज गिवन हो तो आप लोग थर्ड स्पीशी को कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल गिवन है जिसमें 9.2 है, जिसमें केमिकल इक्वेशन की दी हुई है, जिसमें अमोनिया को वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन करने के बाद आप लोगों के पास अमोनिया गैस हासिल होती है। सबसे पहले आप लोगों ने इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। बैलेंस के जरिए आप लोगों के पास क्या करना है, आप लोगों ने नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करना है। इस दौरान इस रिएक्शन के अंदर आप लोगों के पास नंबर ऑफ रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 4 है और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 2 है। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, और जिस वक्त नंबर ऑफ मोल्स चेंज होते हैं तो इसका मतलब है वर्क भी होता है, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम आप लोगों के पास हासिल होता है।
और जिस वक्त आप लोगों के पास चेंज इन वॉल्यूम हासिल होता है तो इसका मतलब है वर्क भी होगा, ठीक है। और वर्क आप लोग किस तरह कैलकुलेट कर सकते हो, वो आप लोगों के पास इक्वेशन है -P इंटू डेल्टा बी के। और आप लोगों के पास अगर इंटरनल एनर्जी गिवन हो तो उस कंडीशन में आप लोग हीट को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर आप लोगों के पास चेंज इन वॉल्यूम भी गिवन है और इसके साथ आप लोगों के पास प्रेशर गिवन है। प्रेशर के जरिए आप लोग चेंज इन वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों के पास वर्क हासिल होगा। और आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी थी जिसमें लिखा हुआ था Q इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा बी। और आप लोगों के पास Q जो है जिस वक्त प्रेशर कांस्टेंट हो तो उस कंडीशन में Q इक्वल होता है चेंज इन इंथैल्पी के, और इंथैल्पी की वैल्यू इसमें गिवन है। आप लोगों ने चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन किलो जूल में कैलकुलेट करनी है। इसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले वर्क कैलकुलेट करना है, उसको आप लोगों ने सेकंड स्टेप में जूल में कन्वर्ट करना है, थर्ड स्टेप में आप लोगों ने उस वर्क को किलो जूल में कन्वर्ट करना है। इसके बाद आप लोगों ने उस किलो जूल वर्क को इंथैल्पी के साथ प्लस या माइनस करना है। वो आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों के पास सिस्टम पर वर्क हो रहा है या सिस्टम वर्क कर रहा है। और उसके बाद आप लोगों के पास इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हासिल होगी, ठीक है। जिस तरह हमने अभी स्टडी की थी जिसमें डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा डी के। और वर्क आप लोग किस तरह कैलकुलेट करोगे, ये आप लोगों के पास प्रेशर गिवन है, आप लोगों ने चेंज इन वॉल्यूम से इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों के पास इसकी वैल्यू हासिल होगी, ठीक है। और डेल्टा एच की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आप लोगों के पास डेल्टा ई की वैल्यू हासिल हो जाएगी। आप लोगों के पास डेल्टा एच की वैल्यू माइनस 92.2 किलो जूल है। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास इंथैल्पी चेंज किलो जूल में गिवन है, तो आप लोगों ने वर्क भी किलो जूल में कन्वर्ट करना है। उसके बाद ही आप लोगों ने यहाँ पर पी डेल्टा डी की जगह पर आप लोगों ने वो वैल्यू पुट करनी है। और वर्क किस तरह कैलकुलेट करते हो वो आप लोगों ने लास्ट टाइम स्टडी किया था, जिसके मुताबिक पी डेल्टा बी इज इक्वल टू 40 जो गिवन वैल्यू है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास 44.8 लीटर एटीएम हासिल होता है। अब इस यूनिट को लीटर एटीएम को कन्वर्ट करना है जॉल में, और जॉल में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग मल्टीप्लाई करते हो 101 से। जिस वक्त आप लोग इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे 101 से तो आप लोगों के पास वैल्यू हासिल होती है 4520 जॉल। और जिस वक्त आप लोगों ने इस वैल्यू को किलो जॉल में कन्वर्ट करना है तो आप लोगों ने इसको 1000 से डिवाइड करना है। और जिस वक्त आप लोग इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड करते हो तो आप लोगों के पास वैल्यू हासिल होती है 4.52 किलो जॉल। अब आप लोगों ने ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है, जिसके मुताबिक आप लोगों के पास पी डेल्टा बी की जो वैल्यू हासिल हुई है वो आप लोगों ने पुट की है, डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है वो आप लोगों ने वैल्यू पुट की है। माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं इस माइनस से तो आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो प्लस में आता है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वैल्यू बनती है -92.2 किलो जॉल प्लस 4.52 किलो जॉल। जिस वक्त आप लोग इसको माइनस करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वैल्यू हासिल होगी -87.7 किलो जॉल, और साइन इसके साथ माइनस का होगा। और माइनस का होने का मतलब क्या है, सिस्टम पर वर्क हो रहा है या सिस्टम वर्क कर रहा है? सिस्टम वर्क कर रहे हैं। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आप लोगों ने करना है वो है बुक है ना सबके पास? जी सर।
पेज नंबर 321 जिसमें लिखा हुआ प्रैक्टिस 9.3। इसमें चेंज इन इंथैल्पी गिवन है जिसकी वैल्यू -484 किलो जूल है। इसके साथ वो कहता है कि आप लोगों के पास ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो 1 है और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो 2 हैं, और आपके पास केमिकल इक्वेशन के दौरान वाटर बनता है जिसमें वाटर के नंबर ऑफ मोल्स 2 हासिल होते हैं। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास केमिकल इक्वेशन बनती है 2H2 प्लस O2 एरो 2H2। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों के पास 3 हैं और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं। तो जिस वक्त आप लोग डेल्टा एन की वैल्यू हासिल करते हो तो इसका मतलब है कि डेल्टा एन की वैल्यू चेंज में आप लोगों के पास हासिल हो, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है। ठीक है, और जो इंडिकेट करता है कि आप लोगों के सिस्टम पर या सिस्टम ने वर्क किया, जिसकी वजह से आप लोगों को पहले इसमें वर्क को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना है, आप लोगों के पास इंथैल्पी गिवन है, लिख लें क्योंकि ये आप लोगों ने सॉल्व करना है। डेल्टा एच की वैल्यू है -484 किलो जूल, और आप लोगों के पास चेंज इन वॉल्यूम जो है उसकी वैल्यू है -24.4 लीटर। और इस दौरान आप लोगों ने चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। किस तरह करोगे? पहले वर्क फाइंड करेंगे -P डेल्टा V से, सेम उसी तरह। आप लोगों ने एक इक्वेशन पर स्टडी की थी जिसके समय करें। सर इसकी इक्वेशन कौन सी है इस क्वेश्चन के लिए, मतलब जो केमिकल इक्वेशन है? आप लोगों के पास यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1 है, प्रेशर गिवन है। आप लोगों ने जैसे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास वर्क हासिल होगा। उस वर्क को आप लोगों ने सम करना है डेल्टा एच में, तो आप लोगों के पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी हासिल हो जाएगी। और आप लोगों ने पहले वर्क को किलो जूल में कन्वर्ट करना है, और वो किस तरह कन्वर्ट करना है ये हर स्टूडेंट ने अभी सॉल्व करके मुझे चेक करवाना है। और वो स्टूडेंट जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं उन्होंने सॉल्व करके मैसेज के जरिए इसका आंसर मुझसे शेयर करना है। इसमें प्रेशर की वैल्यू 1 है।
फिर आप लोगों ने चेंज करना है। ये प्रेशर जो है एक्सटर्नल है और एक्सटर्नल के लिए हम माइनस का साइन यूज कर रहे हैं। वॉल्यूम किसमें है? चेंज वॉल्यूम इसके साथ साइन के वो नहीं करना तो इस कंडीशन में बैलेंस कैलकुलेशन है कि आपको जहां पर माइनस यूज करेंगे वहां पर प्लस करेंगे। अगर यहां पर माइनस यूज करें तो अगर प्लस की बात करें तो कंडीशन में ये वाली कंडीशन अगर माइनस यूज करें तो कंडीशन में ये वाली इसका मतलब है यहां पे प्लस आएगा प्लस के साथ ये अगर ये माइनस में लिखोगे तो कंडीशन में ये वाली आपको कंडीशन की है ये वाली माइनस के बाद ये करेगा इसके साथ डबल का साइन साथ में अदरवाइज पता नहीं चलता कि ये क्या है। सर मैंने आपको आंसर मैसेज कर दिया तो आप काइंडली सर देख लीजिएगा कि वो शायद करेक्ट है या रॉन्ग है। सर आप काइंडली देख लीजिएगा। जी मैं करता हूं। प्रेशर को मिलता है की वैल्यू लेकिन यहाँ पर आप प्रैक्टिस करते हैं बाद में अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इशू होगा। आपको गिवन होना चाहिए।
वर्क की कितनी वैल्यू हासिल हुई है सिद्रा और मोहम्मद नासिर? सर वर्क की वैल्यू आ रही है 2.472 किलो जूल। 2.472 किलो जूल। है वो किस तरह आ रही है? अच्छा 101 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों में भी इतनी आ रही है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है नासिर। थैंक यू सर। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि जब भी आप लोग केमिकल इक्वेशन कैलकुलेट करते हो, चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेट करते हो, तो वो नंबर ऑफ मोल्स पर भी डिपेंड करती है। यानी कि 1 मोल के लिए कम होगी तो 2 मोल के लिए चेंज इन एंथैल्पी ज्यादा होगी। अगर 3 मोल के लिए कैलकुलेट करनी है तो वो उतनी ही ज्यादा होगी। चेंज इन एंथैल्पी जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स पर, और उसकी कैलकुलेशन अगर आप लोगों के पास किसी भी स्पीशी की 1 मोल की एंथैल्पी गिवन हो और उसके साथ आप लोगों के पास मैस गिवन हो, तो आप लोग उसकी टोटल किसी भी नंबर ऑफ मोल्स के लिए कैलकुलेशन कर सकते हो। केवल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन के लिए आप लोग फार्मूला यूज करते हो मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स हासिल होते हैं, और उस नंबर ऑफ मोल्स को अगर मल्टीप्लाई करते हो चेंज इन एंथैल्पी की 1 मोल से, तो आप लोगों के पास उस मोल के एंथैल्पी चेंज की वैल्यू हासिल हो जाती है। यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है जिसके जरिए आप लोग एल्यूमिनियम को फेरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हो, जिसके बाद आप लोगों के पास आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड हासिल होता है, और इस दौरान एंथैल्पी चेंज जो है वो -852 किलो जूल पर मोल है। अब ये 1 मोल के लिए है। अब वो कहता है अगर आप लोगों के पास एल्यूमिनियम की जो अमाउंट है वो 5 ग्राम है, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो हीट है वो कितनी होगी। तो इसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, और नंबर ऑफ मोल्स जो है वो इक्वल होते हैं मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक है, आप लोगों के पास एल्यूमिनियम का मैस गिवन जो है वो 5 ग्राम है, और एल्यूमिनियम का मोलर मैस जो है वो 26.98 ग्राम होता है। जिस वक्त आप लोगों एल्यूमिनियम के मोल्स कैलकुलेट करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों ने मैस को मोलर मैस से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आप लोगों के पास एल्यूमिनियम के मोल्स हासिल होते हैं, जिसकी वैल्यू 0.185 मोल्स होगी। अब जो वैल्यू इनिशियल गिवन है वो आप लोगों के पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 2 एल्यूमिनियम यूज हो रहे हैं, और उस कंडीशन में आप लोगों के पास -852 किलो जूल एनर्जी हासिल हो रही है। और अगर आप लोग 1 एल्यूमिनियम के लिए कैलकुलेट करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देना है, वो 1 के लिए हासिल होगी, 1 मोल के लिए। और अगर आप लोगों ने 0.185 मोल के लिए कैलकुलेट करना है तो आप लोगों ने जो 1 के लिए वैल्यू हासिल होगी उसको आप लोगों ने इससे सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। तो उस कंडीशन में इतनी अमाउंट आप लोगों के पास इतने मोल एल्यूमिनियम की वजह से हासिल होगी। इसी तरह अगर आप लोगों से कहा जाए कि यहाँ पर आप लोगों के पास 5 ग्राम फेरिक ऑक्साइड है और इस दौरान आप लोगों के पास ये हीट रिलीज हो रही है, और आप लोगों से कहा जाए कि फेरिक ऑक्साइड के आप लोगों के पास इतने ग्राम फेरिक ऑक्साइड की वजह से आप लोगों के पास एंथैल्पी कितनी हासिल होगी, तो आप लोगों ने सबसे पहले फेरिक ऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। और वो किस तरह कैलकुलेट करने हैं, आप लोगों ने फेरिक ऑक्साइड के मैस को डिवाइड करना है फेरिक ऑक्साइड के मोलर मैस से। आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स हासिल होंगे, और यहाँ पर आप लोगों के पास 1 मोल फेरिक ऑक्साइड का यूज हो रहा है, और आप लोगों के पास -852 किलो जूल पर मोल अमाउंट हासिल हो रही है।
तो आप लोगों ने सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना है जो आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू हासिल हुई है। तो आप लोगों के पास फेरिक ऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स की वजह से जितनी भी इंथैल्पी चेंज हासिल होती है वो हासिल हो जाएगी। इसका मतलब है कि जिस वक्त आप लोग इंथैल्पी कम या ज्यादा करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इंथैल्पी चेंज की वैल्यू भी डिफरेंट हासिल होती है। अब मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज से न्यूमेरिकल जो है वो टिक करवाने हैं जो आप लोगों ने सॉल्व करना है। आप लोगों ने एक्सरसाइज से 9.56, 9.57, 9.58 एंड 9.59 को सॉल्व करना है। सर ये लास्ट आपने बताया 9.59। 9.59। जी सर। 9.59। ओके सर। सर मेरी ये बैटरी आखिरी 1% रह गई है तो सर फिर अब मैं शायद अभी मेरा ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। अहमद जिया है, अरफा अबरार, प्रेजेंट सर। हमजा अलीशान, इनायतुल्लाह, मोहम्मद हसीब, मोहम्मद हसीब, मोहम्मद जुहैब, साद अमजद, सादिया कयूम,